दोस्तों नमस्कार। स्टॉक मार्केट में जिस तरह से उठापटक हो रही है उसको लेकर काफी चिंता है सरकार की तरफ से भी और खासकर रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं ये मेरा असेसमेंट है कि क्या होने वाला है मार्केट में और किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी सावधानियां रखनी है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि जो हो रहा है ये अप्रत्याशित है। कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं जिसको हमें समझना होगा। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी कार्यशैली, दूसरी तरफ जिस तरह से दुनिया में बाजारों में हलचल हो रही है उनके पीछे के कारण, जिस तरह से ट्रंप साहब के जो आदेश के बाद पूरी दुनिया में एक नया इक्वेशन बन रहा है उसका असर, यूक्रेन रशिया के वॉर का असर और स्टॉक मार्केट में होने वाली इंटरनल डेवलपमेंट्स को भी हमें समझना होगा। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डेटा के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में। और इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको सपोर्ट भी करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आप तक ये पूरा रिसर्च करके डेटा लेके आते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपने देखा पिछले दिनों, अगर मैं पूरे साल 2025 की बात करूं तो लगातार स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है और अभी तक करीब 5% सिर्फ 2025 में ही मार्केट गिर चुका है। और स्थिति यह है कि ये मार्केट जो पीक था सेंसेक्स वो 86 के आसपास था, आज 74 है, करीब 12,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट हो चुकी है। इस स्थिति के अंदर पिछले 6 महीने में जितनी भी कमाई हुई थी काफी लोगों की वो खत्म हो गई होगी और बहुत सारे ऐसे शेयर्स होंगे जिसमें शायद पिछले 1 साल में जो कमाई हुई थी वो खत्म हो गई होगी। चिंता की बात है, इसलिए इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल में मैं आपके सामने बातें रख रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो पूरी स्टॉक मार्केट को इस समय हिला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इस समय जो 4 चीजें हैं जिसके कारण मार्केट क्रैश हो रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है स्पेकुलेशन की, कि भाई इतना क्या मार्केट बढ़ गया जिसके कारण मार्केट गिर रहा है। क्या फंडामेंटली मार्केट वीक है या टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड है? दोनों बातों को हमें समझना होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना होगा कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बाजार पे हावी हो रहे हैं। और जियोपॉलिटिकल टेंशन सीधी सी बात है, सबसे बड़े जो कारक हैं इसमें वो है ट्रंप साहब और उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। मेरे अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हो, मैंने एक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को डिटेल में एनालिसिस किया जिसका इकोनॉमिक इंपैक्ट है और यह बताया कि इसका आने वाले दिनों में बाजार पे और खासकर भारत जैसे बाजारों पे क्या असर होने वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि क्या होगा आने वाले दिनों में। जब हम आने वाले दिनों की बात करते हैं तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या बताते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में दो बड़ी चीजें, हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। अगर हम इन दो चीजों को समझ जाते हैं तो आपको बाजार की चाल समझ में आ जाएगी। बाकी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं छोटे बड़े, आप उनको जितना चाहो कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, लेकिन दो बड़े पैरामीटर जीडीपी और इन्फ्लेशन अगर ये हमें समझ में आ गए तो मुझे लगता है आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और एक जो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बाजार में चल रहा है और वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एआई को लेकर जिस तरह से एक अनसर्टेनिटी सी क्रिएट हो गई है इकोनॉमी में, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्पेकुलेशन को लेकर कि बाजार में चल क्या रहा है। इस नक्शे को आप ध्यान से देखिए। यहां पे देखेंगे आप भारत का नक्शा, यहां देखेंगे आप अमेरिका का, चाइना का, बाकी यूरोपियन कंट्रीज का, कनाडा, इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक मार्केट है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब ये बताता है कि वहां पे पी रेशो 21 फरवरी, आज क्या तारीख है, इसका मतलब आपके सामने जो मैं रख रहा हूं वो लेटेस्ट डेटा है। इंडिया का जो पी है वो इस समय अगर देखें तो यूएस के बराबर। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं, हमारे यहां पे आज भी पी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी मार्केट को ये लगता है कि अगर इंडिया और अमेरिका में कंपेयर करें तो कहां इन्वेस्टमेंट करें। तो जिस तरह से ट्रंप साहब की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है
उसको देखते हुए और जिस तरह से उन्होंने अपने यहाँ पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए हैं, अगर मैं उसको देखूं तो लोगों को लगेगा कि साहब अमेरिका की कंपनीज की ग्रोथ ज्यादा होगी, क्योंकि अब कंपटीशन चाइना से और भारत से कम होगा। इसका मतलब जब उन कंपनियों को वहां ग्रोथ दिखेगी तो पैसा वो भारत से निकालकर अमेरिका की कंपनियों में लगाएंगे, वो भी डॉलर में। सवाल अब इस बात का है कि और क्या पैरामीटर्स हैं जिसको हमें देखना होगा और समझना होगा। चाइना की जहां तक बात है, चाइना के अंदर से वैसे ही विड्रॉल काफी हो गया है, मार्केट काफी कूल डाउन हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में ट्रंप साहब चाइना के ऊपर और कड़ाई करने वाले हैं। तो वहां पैसा रखने से कोई फायदा नहीं है, हम पैसा वापस अमेरिका ले जाते हैं और जैसे जैसे ट्रंप की नीतियां सामने आएंगी उन उन सेक्टर्स में हम पैसा लगाते जाएंगे ताकि आने वाले दिनों में प्रॉफिट हो। जहां तक भारत की बात है, सबको पता है कि भारत में पोटेंशियल बहुत है, हमारा फ्यूचर अगर मार्केट देखें तो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ पॉलिसीज हैं और जिस तरह से हमारे यहाँ इस समय मार्केट ओवरसोल्ड है, लोगों को उम्मीद कम है कि यहाँ पे ग्रोथ होगी। इसीलिए बेहतर ये है कि हम पैसा निकाल लें और बाकी जगह चले जाएं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती है, और वो है आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन में सीधी सी बात है, अमेरिका और चाइना में वर्चस्व की लड़ाई है। अगर आपने मेरे परसों का वीडियो देखा होगा कि किस तरह से चाइना के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीधा हमला किया है, आप मेरे वीडियो पे जाइए, 2 पार्ट में मैंने वो वीडियो बनाया है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि एक में अगर मैं बनाता तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। इसीलिए एक एक आंकड़े को मैंने डिटेल में आपके सामने रखा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना पे सीधा हमला, पार्ट 1 पार्ट 2 आप उनको देखिए, आपको पता लगेगा कि आने वाले दिनों में चाइना अमेरिका के बीच में किस तरह से टसल होगी, किस तरह से अमेरिकन कंपनीज जो चाइना में ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए समस्याएं आ सकती हैं, और जिस तरह से चाइनीज कंपनीज ने अमेरिका में इन्वेस्ट किया है उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। इसका मतलब दुनिया की जो 2 सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हैं, जब वो आपस में लड़ेंगी, अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा, तो मार्केट में हलचल तो होगी, और ये हमें दिख रहा है। इसके अलावा जो पॉइंट था जिसके ऊपर मैंने चर्चा करी वो था आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या बोलते हैं, एक बार हम इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, आप इस चीजों को इधर से देखिए। अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ रेट है 2.1, इन्फ्लेशन है 2.4। इसका मतलब महंगाई ज्यादा है, ग्रोथ रेट। तो यही चीज प्रेसिडेंट ट्रंप को तंग कर रही है कि मुझे किसी भी हालत में इन्फ्लेशन कम करना है। और जब उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ ट्रेड डेफिसिट है और 77 से अमेरिका लगातार नेगेटिव डायमेंशंस पे काम कर रहा है ट्रेड पैरिटी को लेकर, तो 20 साल का अगर आप देखें तो 20 साल में अमेरिका की ग्रोथ रेट 2.1, इन्फ्लेशन रहा 2.6 ऑन एन एवरेज, 20 साल का एवरेज। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका में इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव ट्रांजैक्शन है, इसीलिए अमेरिकन कंपनीज बाहर जा रही थी। अब चाइना देखते हैं, चाइना क्या बोलता है। चाइना की ग्रोथ रेट है 4.5, इन्फ्लेशन है 1.1। इसीलिए अमेरिकन कंपनीज ने अमेरिका से पैसा निकालकर, अगर आप ध्यान से देखें तो पैसा पूरा गया है चाइना में। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो अमेरिका, जो चाइना को बिल्ड किया है अमेरिका का कॉम्पिटिटर, वो अमेरिकन कंपनियों ने ही किया है, और कोई नहीं आया था। चाइना के पास अपनी कैपिटल नहीं थी। उन्होंने इस तरह से पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाया कि इन्फ्लेशन रखेंगे कंट्रोल में, लिबरलाइजेशन करेंगे, लोगों को आने देंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ग्रोथ बढ़े, और वो मॉडल चाइना का सक्सेसफुल हुआ। हम ये जरूर कह सकते हैं कि चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, करना आसान है। देखिए आप कुछ भी बोलिए, आप चाइना जाइए, वहां के लोगों से मिलिए, हम जितना डेमोक्रेसी को लेकर परेशान है वो नहीं। उनको किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब मैं वहां लगातार जाता रहा हूं, कम से कम 8-10 बार मैं चाइना गया हूं, हर बार लोगों ने ये कहा है कि साहब डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, हम नहीं है। हाँ, एक ही चीज का रिस्ट्रिक्शन है कि हम सुबह शाम अपने टीवी में या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे अपनी सरकार को गाली नहीं दे सकते। बस यही एक रिस्ट्रिक्शन है। बाकी आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट अमेरिकन सरकार कहती है कि आप पैसे कमाओ, एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ, एक्सपोर्ट करो,
पूरा इंसेंटिव, पूरा सपोर्ट मिलता है एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, हर तरह का। तो किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। हाँ, सुबह शाम सरकार को गाली देने में पाबंदी है, और आम आदमी को उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर वो कमा रहा है, खुश है, तो उसको सरकार से कोई शिकायत भी नहीं। ये है वहां के आम आदमी की सोच। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में और हम लोगों ने ये कह दिया कि साहब वहां डेमोक्रेसी नहीं है, करप्शन है या डिक्टेटरशिप है, इसलिए सब कुछ आसान है। ये हमारे ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन क्या चाइनीज पॉपुलेशन इससे परेशान है? कुछ एक्टिविस्ट, कुछ एनजीओ जो वेस्टर्न फंडेड है, वो जरूर परेशान होंगे, लेकिन आम आदमी से जब आप बात करो, वहां के स्टूडेंट से बात करो, वो परेशान नहीं है। सिर्फ उनको ये कहा जाता है कि आप सरकार के ऊपर कमेंट करना कम करें, आप अपनी जिंदगी में मजे करें, कमाएं, ऐश करें, कोई नहीं रोक रहा है आपको। इसके अलावा अगर हम देखें भारत की स्थिति, भारत की स्थिति जो हमें समझनी है वो ये है, भारत में जो ग्रोथ रेट रहा वो रहा 6.8। 6.8 की जब हम बात कर रहे हैं इस ग्रोथ रेट को लेकर, तो यहां पे जो ग्रोथ रेट आ रहा है, बार बार हम उसको अगर देखें, तो ये जो इंडिया का ग्रोथ रेट है 6.8 और 4.7, यहां पे अगर हम देखें तो स्थिति ये है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है लेकिन ग्रोथ भी है, इसीलिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर चाइना में मान लीजिए 4.5% कोई कमा रहा है, 1.1% इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब उनकी कमाई करीब 3.5% के आसपास है। हमारे यहाँ अगर कोई 6.7 कमा रहा है, 6.8 कमा रहा है और 4.7 इन्फ्लेशन है, तो एक्चुअल कमाई 2% रह जाती है। उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप, करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये सब चीजें भी चलती हैं। तो कौन कहाँ जाएगा, ये भी हमें समझना होगा। इसके अलावा जो एक बहुत ही बड़ी बात सामने आ रही है सब मुद्दों पे, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस जो कर सकते हैं। एआई का कहना ये है कि भाई जो उनकी कि भाई इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, अभी आप टाइम लेते हो, स्लो काम करते हो, अब एआई के माध्यम से जो कंपनियां हैं, जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट हो जाएगा। हम लोग आज भी स्लो मूविंग काम करते हैं, हम कागज देते हैं तो हम कहते हैं इसकी कमेटी बैठेगी, फिर उस पर काम होगा, फिर देखेंगे क्या होना है, फिर कैबिनेट बनेगा, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, फिर मंत्री जी अप्रूव करेंगे, फिर नोटिफाई होगा। डिसीजन होने के बाद भी नोटिफाई नहीं होते महीनों तक। दुनिया कह रही है इतना टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास नहीं। हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे और जो डिसीजन होगा आंकड़ों के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे वो डिसीजन हम ले लेंगे। करेक्शन करना होगा, अगर दिक्कतें सामने आएंगी उसको दोबारा रिव्यू कर लिया जाएगा। एक बार में बैठ के परफेक्शन की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते जैसा आप लोग भारत में करते हैं। दूसरा, एफिशिएंसी बेस्ड ऑन ऑटोमेशन। हम आज भी ये कंपेयर करते रहते हैं कि साहब लेबर सस्ती है या मशीन सस्ती है। दुनिया का ये कहना है कि देखिए लेबर हो या ना हो, हमें रफ्तार बढ़ानी है, क्वालिटी करनी है, क्योंकि मैन पावर प्रोडक्टिविटी और मैन पावर के कारण जो डिफेक्ट्स आते हैं वो हम बाजार में नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा चाइना के अंदर मैन पावर प्रोडक्टिविटी और फैक्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी दोनों में लगातार इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि ऑटोमेशन और स्किल डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चला है। हम लोग अभी भी कंफ्यूज स्टेटस में हैं कि ऑटोमेशन में जाएं, कितना करें, क्या फायदा होगा, नहीं होगा, लेबर को दें, रिजर्वेशन करें। पचासों चीजें हमारी अपनी सोशो पॉलिटिकल रीजंस के कारण है, जिसकी कीमत हमें इकोनॉमी में उठानी पड़ रही है। फिर रही बात प्रोडक्टिविटी गेन की, कि कम टाइम में अगर हम ज्यादा उत्पादन करेंगे तो प्रॉफिट होगा, उसका फायदा हमारे शेयर होल्डर्स और मार्केट्स को मिलेगा, इकोनॉमी को मिलेगा। ये बात सबके लिए लागू होती है। हम अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे, स्लो काम करेंगे, हमारा नुकसान है। इसीलिए एआई को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उससे भी इंपॉर्टेंट बात है पर्सनलाइज सर्विस एंड एक्सपीरियंसेस। पर्सनलाइज सर्विस और एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं देंगे, आज ओवर क्राउडेड मार्केट में ई कॉमर्स भी यही कर रहा है, उसके साथ एआई है। अब मैन्युफैक्चरिंग भी अगर पर्सनलाइज हो जाए, जैसे आप कार खरीदने जाते हैं तो आप बताते हैं कार का कलर कौन सा होगा, सीट कौन सी होगी, स्टीयरिंग में क्या कवर चाहिए, वगैरह वगैरह, पचासों कॉम्बिनेशन है। उन कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। अगर ऐसा हर सेक्टर में हो गया, क्योंकि मशीनें, एक तरफ आपका ऑटोमेशन है, दूसरी तरफ आपका प्रिसीजन है, तीसरी तरफ आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट है, तो आप इंप्रूवमेंट तो कर ही सकते हैं। हर कंपनी को अगर अपने डिजाइन का, और अब 3D प्रिंटिंग है उसमें आप और जोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मास प्रोडक्शन का खेल था वो हो जाएगा बंद। अब ऑनलाइन ऑर्डर लिए जाएंगे, जो भी आप ऑर्डर देंगे, आपके ऑर्डर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और डिजाइनिंग के टूल्स जुड़े हुए होंगे, वो आपके हिसाब से प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे और आप उसको ऑर्डर कर दीजिए। वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके, चाहे वो 3D से आए, फैक्ट्री में आए, बाई कुरियर आपके घर पहुंच जाएगा। ऐसा मैंने अमेरिका, जैसे चाइना में मैं जब गया था, वहां पे एक आईटी कंपनी में उन्होंने ड्रेस के लिए इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाया। आप खड़े हो जाइए स्क्रीन के सामने, वहां कैमरे लगे हुए हैं, आपको किस तरह की शर्ट चाहिए, वहां स्क्रीन है, कलर्स हैं, डिजाइन है, सब आप प्रिंट करिए, आपकी बॉडी के ऊपर, एक्चुअल बॉडी के ऊपर आपके ऊपर वो कपड़ा पहना दिया जाता है स्क्रीन पे। उसी तरह से पैंट आप कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, डिजाइन चूज कर सकते हो, कॉलर चूज कर सकते हो, कफ चूज कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ ये आपकी बॉडी पे फिट लग रहा है, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, उसी डायमेंशन का, उसी डिजाइन पैटर्न का कपड़ा बन के आपको डिलीवर हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैं बात कर रहा हूं करीब 6-7 साल पहले की, अब तो बहुत डेवलपमेंट्स हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस रफ्तार से दुनिया में काम चल रहा है, अगर हम उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़े तो फिर वही बात आएगी बार बार कि हम स्टॉक मार्केट का क्या करें, कैसे उसको कंट्रोल करें, और फिर वही आएगा कि विलन कौन है। तो इसीलिए मेरा निवेदन यह है दोस्तों कि बदलती हुई दुनिया को समझ लीजिए, एडॉप्ट कर लीजिए। कई कारण है स्टॉक मार्केट के गिरने के, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हमारी कंपनियां प्रॉफिट सस्टेन कर पाएंगी, ग्रोथ दे पाएंगी, जिस तरह से बदल रही है दुनिया इस हालात में? अब किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये आपको सोचना होगा। मैं आने वाले दिनों में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगा फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर या इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, लेकिन मैं टिप्स नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि उस क्षेत्र में, उस बाजार में क्या हो रहा है। निर्णय आपका होगा, क्योंकि मैं टिप में विश्वास नहीं करता, ना ये एथिकल है, ना डिजायरेबल है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, आपके जितने भी दोस्त हैं स्टॉक मार्केट में, पॉलिसी मेकिंग में, कॉर्पोरेट्स में, सबको भेजिए, ताकि वो अपनी अपनी कंपनी, अपने अपने क्षेत्र में देखें कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है उनके आसपास। हो सकता है उनको तैयारी करनी पड़े, हमारी हेल्प की जरूरत हो, हम तैयार हैं। आप इसको शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम और अच्छे वीडियो आप तक लाएं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फिलहाल वंदे मातरम।